पहला प्यार तो सावन की उस पहली बारिश के समान होता है, जिसकी पहली फुहार में ऐसा लगता है मानो मन की सारी तपीस दूर हो गई हो। मेरा पहला प्यार रवि जब मुझे अचानक मिला तो ऐसा लगा जैसे मैंने उस क्षितिज को पा लिया जहाँ धरती व आसमान के सिरे एक हो जाते हैं। वैसे मैं चाहती नहीं थी कि रवि और मेरे बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो, पर जब सारे हालात ही ऐसे बन जाए तो अब अपने प्यार के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए, तब यह सब हो ही जाता है। सच उस रात रवि से हुए मिलने के बाद ही मैंने जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। रवि के सफर से मात्र से ही मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़कने लगा मानो निकल कर मेरे हाथ में आ जाएगा। रवि से मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि अब तक की जितनी भी रातें मैंने अपनी प्रतीक के साथ बिताई है, यह मात्र एक शारीरिक उन्माद था या फिर हमारे वैवाहिक संबंध की मजबूरी। शादी से लेकर आज तक जब तक प्रतीक मेरे करीब आया तब तक मेरा शरीर ठंडा शिला की तरह हो गया। वह अपना हक जताता रहता, लेकिन मन ही मन रवि को याद करके तड़पती रहती। यह शायद रवि के प्यार का ही जादू था कि शादी के इतने साल बाद भी मैं भुला ना पाई थी। तभी तो मेरे मन पर एक कोना आज भी रवि के लिए झलक पाने को तरसता था। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रवि से, वरना नहीं। शादी से पहले मैंने एक ऐलान कर दिया था। हाँ वह तो ठीक है, पर जनाब मिले आए तो पता चले कि वे भी यह चाहते हैं या नहीं। भैया के स्वर में व्यंग था। हाँ मैं जानती हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। वह हीरो बनना चाहता है, इसलिए तो दिन रात स्टूडियो के चक्कर काटता है। बस एक ब्रेक मिला नहीं कि उसके निकल पड़ेगा, इसलिए मुंबई चला गया है। ना नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, भैया हंसते हुए कहा और बाहर चले गए। देखो माँ, भैया कैसे रवि का मजाक उड़ाते रहते हैं। देख लेना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा। मैं एक कहते कहते रो पड़ी थी। बेटी वह हीरो बन जाएगा तब बनेगा। अब की बात तो यह है कि वह अभी क्या कर रहा है। पापा ने चाय पीते हुए मुझसे पूछा। अब उनसे कहती तो वह खुद नहीं जानती कि वह आजकल मुंबई में क्या कर रहा है। मुझे तो बस इतना मालूम था कि शायद अभी फिर से विज्ञापन की शूटिंग कर रहा है। जब सब कुछ धुंधला सा था तब भला कोई सटीक निर्णय ले लिया जाता। फिर मैंने हथियार डाल दिए, यानी प्रतीक से शादी के लिए हामी भर दी। मेरे इस निर्णय से घर के सभी लोग बहुत खुश थे, पर मेरे भीतर अवश्य कुछ दर का टूट गया था। मैंने न जाने कितनी बार रवि को फ़ोन किया, पर वह शायद मुंबई से बाहर था। वह बार तो मैंने भावेश से मुंबई जाने का मन ही बना लिया, पर माता पिता के रोते चेहरे मेरी आंखों के आगे घूम गए और तब मैंने हथियार डाल दिया। वैसे तो रवि मुंबई में कहाँ है यह मुझे नहीं पता था। प्रतीक शादी हुई तो मैंने उसके जीवन को महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। प्रतीक ने मुझे यह सब कुछ दिया जिस पर मेरा हक था, पर शायद मैं प्रतीक के साथ पूरी तरह न्याय कर पाई। जिस मन पर किसी और का अधिकार हो, उस मन पर किसी और के अरमानों का महल बनाना मुश्किल होता था। मैं जब भी अकेली होती रवि को याद करके रो पड़ती। मुझे उसकी ज़्यादा याद तब आती जब बारिश आती। मुझे याद भी आज है वह दिन जब बहुत ज़्यादा उस बाद अचानक काले बादल घिर गए थे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। उस समय रवि और मैं पिक्चर देखकर मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। बारिश तेज होती देखकर रवि मोटरसाइकिल रोककर सड़क की दूसरी तरफ और मैदान में जाकर बारिश का मजा लेने लगा। उसे ऐसा करते देख बहुत अजीब लगा। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी बारिश का मजा ले रही थी, तभी अचानक वह आया और मुझे खींचकर मैदान में ले गया। शालिनी, अपनी दोस्त बाहों खोलकर इसमें रिमझिम का मजा लो। इन बूंदों में भीगने का मजा लोगी, तभी तुम्हें लगेगा कि शरीर की तपिश कम हो रही है और तुम्हारा तन मन हवा की तरह झलक हो जाएगा। पहले तो मुझे रवि का ऐसा भीगना अजीब लगा, पर मैंने भी उसके रंग में रंग लग गई जब मैंने उसे अपने हाथ फैलाकर बारिश की ठंडी बूंदों को अपनों को आत्मसात करने की कोशिश की तो ऐसा लगा मानो मैं अपनी जन्नत में पहुंच गई हूँ। बहुत देर तक बारिश में भीगने के बाद मुझे हल्की ठंड लगने लगी और मैं कांपने लगी। तब रवि मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क किनारे बने एक छोटी स्टील में ले गया। रिमझिम बारिश के बीच गरम गरम चाय पीते हुए हमने अपने कपड़े सुखाए और फिर अपने अपने घर चले आए। उसके बाद न जाने कितनी बारिशों में मैं अपने रवि के साथ साथ थे। भीगे बदन पर जब जब रवि के हाथों का स्पर्श हुआ तब मैं नए नवैया की चहक उठी। प्रतीक को भी रवि की तरह तेज बारिश में भीगना पसंद है। मुझे याद है जब हम दोनों हनीमून के लिए मसूरी गए थे, वहाँ रोड पर घूमते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई थी।
प्रतीक तो वहीं खड़ा होकर बारिश का मजा लेने लगा, पर मैं एक पेड़ की ओर में खड़ी हो गई। शालिनी आओ मेरे साथ इस बारिश में भीगो, देखो कितना मजा आ रहा है ना। ना बाबा ना, ठंड लग गई तो तभी तो यहाँ आ जाओ। मैं अपना छाता खोलते हुए बोली, जाने मन ठंडा लगने के बाद मैं ऐसे ही गर्मी दूंगा कि मेरे प्यार के पिघल पिघल जाओगी। प्रतीक की इस बात पर आसपास खड़े हुए लोग हंस रहे थे, पर मैं शर्म से लाल भी जा रही थी। हिल स्टेशन की बारिशों से देर तक भीगने से प्रतीक को ठंड लग रही थी और फिर वह 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था। वह तो दवा लेकर गहरी नींद में सो गया था, पर मैं रवि की याद में तड़प रही थी। बार बार सोचती कि काश आज प्रतीक की बजाय रवि होता तो इस हनीमून पर इस बारिश का मज़ा ही कुछ और होता। वैसे प्रतीक के हनीमून पर मुझे बहुत मज़ा दिया था, लेकिन मैं चाह कर भी पूरे मन से उसका साथ नहीं दे पाई थी। कभी कभी अपने आप पर शर्म आती कि मैं प्रतीक को धोखा दे रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल पर मेरा बस ये नहीं था कि मेरे दिल दिमाग पर सिर्फ रवि की छाया हुआ था। जब भी प्रतीक मेरे पास होता मुझे ऐसा लगता मानो मेरे शरीर की प्रतीक के पास है, लेकिन मन कहीं पीछे छूट गया है। रवि के पास मुझे हमेशा ऐसा लगता कि हम दोनों के बीच रवि का वजूद आज भी बरकरार है, जो मुझसे रह रहकर अपना हक मांगता है। यह शायद रवि के वजूद का ही असर था कि मैं चाह कर भी प्रतीक से खुल नहीं पाई थी। मेरे मन का एक कोना अभी भी रवि की यादों में तड़पता रहता था। जब भी बादल बरसते प्रतीक बारिश में भीगते हुए उसका आनंद लेता, मगर मैं दरवाजे की ओर में खड़ी रवि को याद कर लेती और रोती। तब अचानक प्रतीक का चेहरा रवि का रूप ले लेता और फिर मेरी यह बेचैनी तड़प में बदल जाती। जब मैं सोचने लगती कि काश मेरी इस तड़प में रवि भी हिस्सेदार बन जाता तो कितना अच्छा होता। बारिश की ठंडी फुरकरों के बीच अगर मैं अपनी इस तड़प को रवि को अपना दीवाना बना देती और टूटकर उसे प्यार करती तो शायद मेरा मन भी उस मौसमी ठंडक से सरबोर हो उठता। वैसे मैंने अपने मन की बातें अपने मन के अपने किसी कोने में छुपा रखी थी, तो भी प्रतीक की परखी नज़रों ने मेरे मन को बेचैनी को भांप लिया था। प्रतीक मुझे प्यार से समझाता कि घर से बाहर निकलो, नए नए दोस्त बनाओ, घर की चारदीवारी में कैद होकर क्यों बैठी रहती हो। प्रतीक के कहने पर मैंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया। नए नए लोगों से मिलने से मेरा अकेलापन कम होने लगा, किस कारण मन में छाई निराशा आस में बदलने लगी। अपनी ज़िंदगी में नए एक बदलाव से मैं खुश थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा शायद अब मेरी ज़िंदगी में एक ठकराव आ गया है, पर यह ठकराव ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि शांत नदी में अचानक रवि ने आकर अपने प्यार का पत्थर जो फेंक दिया था, जिस कारण मेरी ज़िंदगी में फिर से तूफान आ गया। मैं उस दिन अकेली पिक्चर देखने गई थी। वैसे प्रतीक भी मेरे साथ आने वाला था, लेकिन अचानक ज़रूरी काम आने की वजह से नहीं आ सका। अतः अकेली पिक्चर देखने आई थी, लेकिन पिक्चर शुरू होने से पहले ही अचानक रवि से मुलाकात हो गई। जब हम एक दूसरे के सामने आए तब ना जाने कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले निहारते रहे। मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। हाँ, शायद यह सपना ही है, कहते कहते रवि का गला भर गया। फिर हम दोनों भीड़ से दूर एक तरफ ओड़ में आकर खड़े हो गए। कहाँ थे? ना कोई फ़ोन। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं लगभग रो पड़ी थी। शालिनी, आज कोई पल ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। बस ये समझ लो कि मेरा तन मेरे पास था, पर हमेशा मन तुम्हारे पास था। रवि मेरे गले से बोला। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाती, रवि ही बोल पड़ा। अच्छा, अब ये गिले से को छोड़ो और अंदर चलो। आज की पिक्चर में मेरा हीरो का रोल नहीं है, नेगेटिव है। बेंट पर हीरो को रोल से ज़्यादा दमदार है, कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और दोनों हॉल के अंदर चले गए। वाकई रवि का अभियान दमदार था। इतने सालों की उसकी मेहनत नज़र आ रही थी। जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसके प्रशंसकों को भीड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके बाद तो रवि का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा। अब मुझे ना दिन की सुधरती और ना रात की। मेरा अब ज़्यादा समय रवि के साथ ही बीतने लगा था। कभी कभी तो मैं भी शूटिंग के समय भी उससे साथ होती। मैंने कई बार उसे कहा कि वह चलकर प्रतीक से मिल ले, पर हर बार टाल जाता। जब भी मैं उसके सामने प्रतीक का जिक्र करती वह दुखी हो जाता और तड़पते हुए कहता, मेरे उस दुश्मन का नाम मेरे सामने मत लिया करो, मेरे जख्मों को हरा मत किया करो। शालिनी, बस यह समझ लो कि तुमसे मेरी शादी ना हो पाना
मेरी सबकी बड़ी हार है, जिसे मैं एक दिन जीत के बदल ही दूंगा। तब मेरा मन करता कि मैं उससे लिपट जाऊं और अपना सर्वास्त्र उसे सौंप दूं, पर लोक लाज के भय से अपने बड़े कदम रोक लेती। कई बार मेरे मन में आया कि उससे पूछे कि वह मेरी शादी के समय कहाँ था, पर यह सोचकर चुप रह जाती कि इसके रवि को दुख पहुंचेगा और उसे दुखी नहीं करना चाहती। एक दिन शाम के 5 बजे जब मेरे पास रवि का फ़ोन आया, क्या कर रही हो जान? कुछ भी तो नहीं, तो चली आओ आलिशाना होटलों में, पर अचानक ज़्यादा सवाल ना पूछो, एक सरप्राइज़ है। रवि का इतना कहना था कि मैं उसके प्यार में खिंची होटल के लिए निकल पड़ी। उस दिन प्रतीक टूर पर था। जब रवि के पास पहुंची तो देखा वह एक सजे हुए कमरे में मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। जान, बहुत देर कर दी आने में, यह सब कुछ क्या है? मैं अचकाते हुए उससे पूछा। बैठी, आज मुझे एक बहुत बड़ा रोल मिला है। अगर यह पिक्चर हिट हुई तो समझो मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा। कहते कहते उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। यही नहीं है रवि, मैंने खुद को उसे छुड़वाते हुए कहा, प्यार में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है जो कुर्बानी मांगता है। वैसे भी तुम्हारा और मेरा प्यार तो सच्चा प्यार है, जो ना जाने कब से एक दूसरे का साथ पाने को तड़प रहा है। यह कहकर उसने मुझे पैकेट थमा दिया। जब मैंने पैकेट खोला तो हैरान रह गई। उसने एक गुलाबी रंग की झीनी सी लाइटी थी। मेरा दिल धड़क उठा। रवि का प्यार पाने के लिए मचलने लगा, लेकिन दिल के किसी एक कोने में आवाज़ आई, शालिनी, यह गलत है कि प्रतीक के साथ धोखा होगा। मेरे मन के अंदर एक जंग चलने लगी और इस जंग में जीत प्यार की हुई। मैं खुद को समझाने लगी, आज तक मैं प्रतीक को धोखा ही दे रही थी। आज तक मैं उसे दिल से नहीं अपना पाई हूँ, तो क्या यह प्रतीक के साथ धोखा नहीं है? जब मुझे रवि का प्यार पाने का मौका मिला है तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ दूँ? मैं कपड़े बदलने चली गई। मैं इधर रवि सारे बिस्तर पर लाल गुलाबों की बरसात करने लगा। इत्र की भानी भीनी खुशबू और धीमी धीमी गुलाबों की बरसात करने लगा। इत्र की भानी भीनी खुशबू और धीमी धीमी संगीत, बस सब कुछ मुझे मदहोश करने के लिए काफ़ी था। बस फिर वह सब हो गया जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वह वर्षों पुरानी चाहत पूरी हुई तो ऐसा लगा मानो आज बिन बादल बरसात हो गई, जिसमें हम दोनों भीग कर उस चरम सुख को पा गए जिससे अब तक हम अछूत रहे थे। उस रात होटल के उस कमरे में रवि के लिपटी में उस तृप्ति को महसूस कर रही थी जो मुझे अब तक की नहीं मिली थी। रवि, आज ज़िंदगी में पहली बार मैथिली खुशी का अनुभव कर रही हूँ, बोली। मैं भावेश में उसके होठों पर किस करते हुए बोली, अरे मैडम, यह तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो, मैं तुम्हें कैसे स्वर्ग का मजा दिलाती हूँ। कहकर रवि फिर से मुझसे लिपट गया। मुझे बहुत दुख हुआ है, जो समय रहते मैं अपने नहीं बन पाया। रवि मुझे चूमते हुए बोला, इस प्रतीक बहुत खुशकिस्मत इंसान है। तभी मैं इस हुस्न का प्यारा उसकी झोली में जा गिरा। रवि, इतना प्यार ना करो मुझे, वरना क्या तुम मुझसे यूं का प्यार करते रहोगे तो तुमसे अलग कैसे हो पाऊंगी? और अचानक रो पड़ी। रवि, इस दिल पर तो तुम्हारा शुरू से ही अधिकार रहा है और आज तनपन भी हो गया है। और तड़पते हुए बोली। मेरा तड़प देखकर रवि ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में घेरे से कस लिया और मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिशें करने लगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुबह की लो देख मैंने तुरंत कपड़े बदले और अपने घर आ गई। रवि के शारीरिक संपर्क के बाद मेरे अंदर एक सुखद का परिवर्तन आया। अब मैं हर समय खिली खिली से रहती थी। इतना सुख तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस दिन मुझे एक फिल्मी गाना गुनगुनाते देख प्रतीक ने मुझे टोका। वह क्या है कि आजकल एक नए दोस्त बना रही हो ना? मैंने बात बदलते हुए कहा। अच्छा लगता है तुम्हें यूँ खुश देखकर, कहकर प्रतीक ने भावातिरेक से मेरा माथा चूम लिया। प्रतीक, आपने लिया यह प्यार देखकर एक पल के लिए मुझे खुद पर शर्म से आ गई थी, लेकिन उस समय मेरा अच्छा और बुरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस रवि का प्यार, उसके प्यार में पागल। मैं आज दूसरी बार उससे मिलने उसी होटल में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन प्रतीक आजकल घर जल्दी लौटने वाली थी, इसलिए दुविधा में यह थी कि कैसे जाऊं। आजकल मेरी सास ने मेरे पास रहने आई थी, लेकिन वह बहुत अच्छी थी। उनकी तरफ से कोई जोई फिक्र नहीं थी। मैं बहुत देर से तैयार होकर परेशानी से इधर उधर घूम रही थी। मेरे साथ मेरी परेशानी को तुरंत भांप गई और बोली, अरे भाऊ, परेशान क्यों हो?
अब जब मैं घर पर तो हूँ तो प्रतीक को देख लूँगी। तुम्हें कहीं जाना है तो चले जाओ। भांजी से इतना कहते कि मैं तुरंत निकल पड़ी। इधर मेरा ऑटो रिक्शा होटल की तरफ बढ़ रहा था, तो उधर मेरी बेचैनी, सब कुछ अपनी चरम सीमा पर था। उस दिन का चरम सुख और आज फिर अचानक मेरे विचारों पर विराम लग गया, क्योंकि मेरा होटल वो आ गया था। तेज कदमों से लॉबी का रास्ता पार कर मैं होटल के कमरे पहुंच गई। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और मैं जल्दी से उसे ढकेल कर अंदर जाना चाहती थी कि अचानक रवि के मुंह से अपना नाम सुनकर मेरे कदम ठिठक गए। जब मैंने दरवाजे को ओट में खड़े होकर अंदर झांका तो हैरान रह गई। रवि किसी और के साथ बैठे ड्रिंक कर रहा था। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। मेरी वह मुर्गी कब तक आएगी? मेरा मन बेचैन हो रहा है। रवि के सामने वह आदमी शराब का रखते हुए बोली, खाली गिलास, बस सर आने वाली होगी। रवि गिलास में शराब डालते हुए बोला, उसके खाली, पर यार वह तो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे में वह मेरे साथ, अब उसकी फिक्र ना करो सर जी। अरे वह तो ऐसे प्यार में इतनी पागल है कि मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। रवि उठा और हंस पड़ा। अरे मैंने कच्ची गोलियां नहीं खोली है, जो हाथ आया मौके को जाने दूं। नशे में धूत रवि बोला, आज सिर्फ मेरे आप अभिमान का कमाल देखना। मैं आज उसे इतना बेचैन कर दूंगा कि आप मेरे साथ साथ आपको भी खुश कर देगी। दीवानी है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर उसने सिगरेट सुलगा ली। अच्छा मैं चलता हूँ, बाहर लॉबी में तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करता हूँ, जब मामला पट जाए तब आ जाऊँगा। कहकर वह आदमी बेशर्मी की तरह हंसने लगा। आप खुश होने की फिक्र ना करो, वह तो मैं आपको इतना खुश कर दूंगा, इससे पहले आप इतना खुश कभी ना होंगे। पर मेरा आपको आने वाली फिल्म में हीरो का रोल तो पक्का है ना? कहकर रवि ने वह गुलाबी नाटकी बैंड पर फैला दी। अरे प्यार में जुबान का पक्का हूँ। इधर वह लड़की हमारी बाहों में, उधर तेरा हीरो का रोल पक्का। यह सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि काटो तो खून नहीं। पहले तो मेरे मन में आया कि अंदर जाकर उन दोनों मुंह नोच लूं, पर फिर मैं तुरंत संभल गई और नीचे उतर कर आई और दोनों मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। दिल किया कि काश मुझे मौत आ जाए। मैंने कुछ कदम गलत किया था, रवि पर अंधा भरोसा किया, अपने पति को धोखा दिया, यहाँ तक कि मैंने अपना सब कुछ रवि को सौंप दिया था। मुझे खुद एक घिन आने लगी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मैं जल्दी से खुद को संभाला। फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने समय न गंवाते हुए बाहर का रुख किया ताकि उनकी पकड़ के बाहर निकल जाऊं। वैसे भी वह आदमी कभी भी बाहर आ सकता था। इस समय मेरा तन गुस्से से उबल रहा था और मेरी आंखें लगातार बह रही थी। रवि के प्यार का यह गंदा रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं ऑटो रिक्शा में अपने घर जा रही थी। रवि के कई फ़ोन मेरे मोबाइल पर आए। मेरा मन उस समय इतना बेचैन था कि उससे बात करना तो दूर की बात, मैं उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। अरे प्रतीक, तुम कब आए? प्रतीक के घर की देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन वो प्रतीक से नज़र नहीं मिला पा रही थी। चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, खाना भी बाहर ही खा लेंगे। प्रतीक ने आजकल मुझसे कहा तो मैं आज का अचक्का से रह गई। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी चलेंगे। मैं प्रतीक से नज़रें चुराती हुई कमरे से बाहर चली गई। मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। कितना प्यार करने वाला पति मिला, कभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया, हर पल मेरा कितना ख्याल रखता, और मैंने उसे देवता जैसे पति को धोखा दिया। धिक्कारा है मुझ जैसी औरत को। प्रतीक मेरे पीछे कमरे में चले आए थे। वे मेरे बेचैनी भांप नहीं बने थे। मुझे कंधों से पकड़ते हुए अपने सामने किया और बोले, शालिनी क्या बात है, आज बहुत परेशान लग रही हो। मम्मी ने बताया था कि तुम कहीं गई हुई हो। तुम कहाँ गई थी और तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इतना सुनते ही मैं फुट कर रोने लगी। मेरा रोना देख प्रतीक बहुत ज़्यादा घबरा गया। उन्होंने मुझे चुप कराया और मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं प्रतीक को सच्चाई बता सकूं। बस मैंने इतना ही कहा कि बस प्रतीक, आज दिल थोड़ा घबरा रहा है, बस पता नहीं क्यों मुझे आज रोना आ रहा है। मेरा बात पर प्रतीक बोले, कोई बात नहीं शालिनी, कभी कभी हमारा मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हारा मूड अभी चुटकियों में ठीक कर देता हूँ। चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं।
एक एक अच्छी सी मूवी देखेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे। प्रतीक की बार बार कहने पर मैं तैयार हुई और हम दोनों बाहर घूमने चले आए। फिर हम तैयार होकर मूवी देखने चले गए। जब पिक्चर देखकर बाहर निकले तो बाहर काले बादल घिर आए थे। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। प्रतीक कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने लगे तो मैंने अचानक उनका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। मैडम, बारिश शुरू हो गई है और तुम्हें बारिश से भीगने से ही एलर्जी है। उसके स्वर में व्यंजन था। अब मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, कहकर मैंने प्रतीक को हाथ से पकड़ बाहर खींच लिया और फिर दोनों देर तक बारिश में भीगने का मजा लेते रहे। जब बारिश की ठंडी फुहारें मेरे दिल में लगी, आग निकलने में कामयाब हुई, तब मैं प्रतीक के कंधे से जा लगी। मेरे अंदर आए अचानक इस बदलाव को देखकर प्रतीक को इतना अच्छा लगा कि उसने एक चुंबन मेरे होठों पर अंतिक कर दिया। जब प्रतीक की मजबूत बाहों ने मेरे तन को कस कर तो देखा तो ऐसा लगा मानो अब मेरे मन पर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक का ही अधिकार हो। मैं अब ऐसा लगने लगा मानो रवि की याद का आँख से धुंधला पड़ने लगा। मैं सच्चे दिल से प्रतीक को अपना पति मान लिया था, लेकिन मैं इतनी मजबूर हरगिज़ नहीं हूँ कि प्रतीक को उस रात का सच बता सकूँ, उसे बता सकूँ कि उस रात को रवि की बाहों में सो चुकी हूँ। मैं प्रतीक को होना नहीं चाहती। डर लगता है कि कहीं प्रतीक सच्चाई जानने के बाद मुझे छोड़ ना दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या शालिनी को प्रतीक को सच्चाई बता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों।